नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष कुमार भोज आप सभी का अपने YouTube चैनल पहाड़ एजुकेशन में हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। आपकी एलटी की जो प्रिपरेशन चल रही है वो बहुत शानदार तरीके से आप लोग कर रहे होंगे। आज से सिर्फ 2 दिन आपके शेष रह गए हैं, तो इन 2 दिनों के लिए एक महत्वपूर्ण श्रृंखला आप लोगों के बीच लेके उपस्थित हुआ हूँ। फर्स्ट पेपर के दृष्टिकोण से ये कुछ प्रश्न आपके सामने रख रहा हूँ, इसे सशरीर निगाह अवश्य देख लीजिए। जिसमें आप बोर हो जाते हैं तो उस टाइम पे ये वीडियो को देख लीजिए, तो कहीं ना कहीं आपको सुनकर ही ये श्रृंखला याद होगी। सुन के ज़्यादा हमें क्या होती कोई चीज़ें याद होती है। आइए शुरुआत करते हैं, ज़्यादा टाइम ना लेते हुए। ठीक है, देखिए इस कड़ी में अगर मैं आपके सामने कुछ प्रश्न रखूँ, ठीक है, तो पहला प्रश्न आप मुझे इसका आंसर देते हुए चलिएगा। ठीक है, जितनी जल्दी हो सके मैं यहाँ पर इसका आंसर दे दूंगा। देखिए क्वेश्चन मैं बोल रहा हूँ, आंसर उसमें कमेंट कीजिएगा। राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान रमसा की भारत में शुरुआत कब हुई थी? पहला क्वेश्चन है। ठीक है, पहला क्वेश्चन आपके सामने है कि मैंने ये कहा कि भारतीय राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान रमसा की जो शुरुआत हुई थी वो कब हुई थी भारत में, ये आपको बताना है। तो दोस्तों मुझे लगता है आपने कमेंट कर दिया होगा, तो इसका जो आंसर है, ठीक है, तो ये हुआ था मार्च, अगर हम बात करें मार्च 2009 को। ठीक है, रमसा की क्या हुई थी, ये शुरुआत भारत में हुई थी। ठीक है, अब वहीं अगर हम दूसरे नंबर के प्रश्न की तरफ बढ़े तो दूसरा नंबर का प्रश्न क्या कह रहा है, रमसा का उद्देश्य क्या है? रमसा का उद्देश्य क्या है आप मुझे बताइए, जिसे भी आता है कमेंट करते हुए चलेगा। ठीक है, रमसा का उद्देश्य क्या है? रमसा का जो उद्देश्य था, अगर हम देखें 2009 से 2017 तक अगर हम बात करें तो ये कहता है कि माध्यमिक शिक्षा का सार्वभौमिकरण, ठीक है, शिक्षा का सार्वजनिकरण ये होता है। ठीक है, ये इसका अर्थ है, सार्वजनिकरण करना है। ठीक है, ये है इसका आंसर है। अब वहीं पर आपके सामने मैं तीसरा प्रश्न रखूं तो तीसरा प्रश्न कहता है कि रमसा की सिफारिशें किसने की थी, ये आपको बताना है। रमसा की जो सिफारिशें की थी वो जो की गई थी उसका जो आंसर है, तो अब मुझे लगता है कि आपने आंसर दे दिया होगा। जहाँ तक अब तक तो यहाँ आप लोगों का आंसर आ जाना चाहिए। जो किया गया था जिसे हम कहते हैं CABE, इसने की थी। ठीक है, CABE। अब इसका फुल फॉर्म क्या है, ये है आपके केंद्रीय सलाहकार ये शिक्षा समिति। ठीक है, शिक्षा ये समिति ने की थी। ठीक है, याद रखिएगा, मैंने ये लिख दिया है। अब वहीं अगर हम बात करें चौथे नंबर के प्रश्न आपके सामने मैं रख रहा हूँ। चौथा नंबर का प्रश्न क्या कह रहा है कि प्रारंभ में रमसा में राज्य व केंद्र भागीदारी का जो अनुपात क्या था? ठीक है, जब रमसा की शुरुआत हुई थी 2009 में, तो इसमें जो राज्य सरकार द्वारा और केंद्र सरकार की जो भागीदारी कितना प्रतिशत, इसमें धन आवंटन की हम बात करेंगे, कितना राज्य सरकार देगी और कितना केंद्र सरकार देगी, तो इसका ये लिखे चलिए। अगर हम कहें, अगर हम इसको देखें स्टेट गवर्नमेंट की अगर हम बात करें तो इसमें था कि स्टेट गवर्नमेंट क्या करेगी, आपको ये 25% इसमें ये शेयर देगी, और जो 75% का जो अनुदान जो देगी वो कौन देगी, आपका केंद्र सरकार। अनुदान कौन देगी, आपका केंद्र सरकार। ठीक है, याद देखिएगा। अब बात करेंगे पांचवें नंबर का प्रश्न है। पांचवें नंबर का प्रश्न क्या कह रहा है, ये देखिए बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है कि 12वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत रमसा में केंद्र व राज्य की भागीदारी का अनुपात क्या था? ठीक है, अब जब ये 12वीं पंचवर्षीय योजना आई तो मुझे लगता है अनुमान सभी को इसका आंसर आता होगा, जहां जिसने पढ़ा होगा। तो 12वीं जो पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत अगर हम देखें, योजना के अंतर्गत तो इसमें आपका अगर मैं कहूँ स्टेट का कितना था और सेंटर का कितना इसमें प्रतिशत था, तो ये आपको बताना है। तो इसका जो प्रतिशत रहा वो आपके 50% आपके स्टेट देगा, 50% आपको क्या देगा, सेंट्रल गवर्नमेंट देगी। तो पहला क्या था, इसमें जो अनुपात था वो कितना था, आपके 25% आपका था कि स्टेट था, और 75% आपका क्या होगा, वो सेंट्रल ये देगा। तो अब ये रेशियो इस तरीके से 12वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत इसमें इस प्रकार का संशोधन किया गया था। ठीक है, अब बात करेंगे अगले प्रश्न की तरफ बढ़ रहे हैं, देखिएगा। ठीक है, अब ये कहता है
कि रमसा के अनुसार कितने किलोमीटर में एक माध्यमिक विद्यालय होना चाहिए। ठीक है, अब कितने किलोमीटर के दायरे में एक माध्यमिक विद्यालय होना चाहिए, जिसे आता है वो आंसर दे सकता है। चलिए, जिसे भी आता है जल्दी दीजिए, क्विकली आंसर दीजिए बच्चों। तो अगर हम बात करें तो इसमें क्या था, 5 किलोमीटर के दायरे में क्या होना चाहिए आपका, एक क्या होगा, ये माध्यमिक विद्यालय आपका होना चाहिए 5 किलोमीटर के दायरे में। वहीं पर अगर हम बात करें, अगले प्रश्न की बात करें, तो ये कह रहा है कि रमसा के अनुसार हमने कहा कि कितने किलोमीटर में एक उच्च माध्यमिक विद्यालय होना चाहिए। हमने यहाँ पर क्या कहा, एक माध्यमिक विद्यालय जो होना चाहिए वो आपका 5 किलोमीटर के दायरे में होना चाहिए। अब बात कर रहे हैं एक उच्च, यहाँ पर बात करेंगे एक उच्च माध्यमिक विद्यालय की बात करें, ठीक है, कितना होना चाहिए बताइए दोस्तों, जिसे भी आता है। देखिए, ये परीक्षा के दृष्टिकोण से अत्यंत महत्वपूर्ण है, इसीलिए लेके आ रहा हूँ। ठीक है, याद रखिएगा। अब देखिए, मैं ये कितना किलोमीटर में होना चाहिए, ये कहता है कि 7 से 10 किलोमीटर के ये भीतर क्या होना चाहिए, ये होना चाहिए आपका एक उच्च माध्यमिक विद्यालय यहाँ पर होना चाहिए। अब बात करते हैं रमसा का समग्र शिक्षा में विलय कब हुआ था। अगर हम बात करें, देखिए यहाँ पर भी लिख देता हूँ, ये कहता है कि जो रमसा है, रमसा का जो समग्र शिक्षा में विलय, ठीक है, ये विलय कब हुआ था, जो समग्र शिक्षा SMSA की अगर हम बात करें, तो ये जो विलय हुआ था दोस्तों, ये जो हुआ था आपका, ये हुआ था 2018 में, इसका विलय हो गया था। ठीक है, अब देखिए अगला प्रश्न यहाँ पर मैं लिख देता हूँ। तो ये क्या कह रहा है, रमसा का स्लोगन क्या है, किसी को आता है रमसा का स्लोगन, जिसे भी आता है वो कमेंट करते हुए फटाफट लिखिएगा, मेरा लिखने से कोई। ये रमसा का ये स्लोगन की बात करें, स्लोगन, ठीक है, स्लोगन की बात करते हैं। तो ये स्लोगन क्या था, पढ़े चलो और बड़े चलो, बड़े चलो, ठीक है, ये इसका क्या था स्लोगन, पढ़े चलो और बड़े चलो कहा, ये इसका स्लोगन था, ये इसका वाक्यांश इसे कह सकते हैं। अब बात करते हैं कि राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, याद रखिएगा मैं क्या कह रहा हूँ कि राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान रमसा में बच्चों का लक्षित आयु क्या है, जो लक्षित आयु था इसमें, अगर हम कहें रमसा में लक्षित आयु की अगर हम बात करें तो कितना था, कितने वर्ष से कितने वर्ष तक का था, तो हम बता दें 14 से 18 वर्ष का ये लक्षित आयु किसमें रखा था, आपके रमसा के अंतर्गत इसे रखा गया था। ठीक है, अब वहीं अगले प्रश्न की अगर हम बात करें, तो वहां पर देखिए मैं क्या कह रहा हूँ, किस, याद देखिए प्रश्न को देखिएगा फिर आंसर दीजिएगा, किस वर्ष तक सभी बालक बालिकाओं के लिए माध्यमिक शिक्षा का लक्ष्य रखा गया है, कि किस वर्ष तक जो बालक और बालिकाओं के लिए माध्यमिक शिक्षा का लक्ष्य रखा गया था। तो जो लक्ष्य रखा गया था वो आपके 2017 तक ये रखा गया था। ठीक है, याद देखिएगा। अब बात करेंगे अगले प्रश्न को भी देख लेते हैं। ये कह रहा है कि इसको थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा, स्कूली शिक्षा के लिए NCF 2023 की अध्यक्षता किसने की थी, स्कूली शिक्षा के लिए। ठीक है, यहाँ पर स्कूली शिक्षा की हम बात करें, शिक्षा के लिए NCF 2023 की जो अध्यक्षता किसने की थी, तो ये मुझे लगता है सभी को आता होगा। ये जो अध्यक्षता की गई थी बेटा, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, के कस्तूरी रंगन है। ठीक है, इनके द्वारा क्या की थी, NCF 2023 की इनके द्वारा अध्यक्षता की गई थी, याद देखिएगा। ठीक है, अब बात करेंगे अगले प्रश्न की। अगले प्रश्न को भी ध्यान में रखिएगा कि NCF 2023 का जो दस्तावेज कब जारी किया गया, तो अध्यक्षता इनकी द्वारा की गई थी, के कस्तूरी रंगन द्वारा। अब इस का जो NCF का बेसिकली का देखें तो दस्तावेज इसका जारी कब किस तिथि को किया गया था, तो ये जो किया गया था 29 अप्रैल 2022 को इसका दस्तावेज जारी किया गया था। ठीक है, अब बात करेंगे अगला प्रश्न। तो ये कह रहा है कि NCF कब जारी किया गया, तो
एनसीएफ जारी किया गया था। कब जारी किया गया था, इसको किस तिथि को जारी किया गया था बता सकते हैं? तो ये जो जारी किया गया 23 अगस्त 2023 को ये जारी किया गया था। ठीक है, एनसीएफ जो जारी किया गया था 2023 को ये जारी किया गया था। ठीक है, अब बात करेंगे कि एनसीएफ 2005 के अनुसार बच्चों का आकलन का सही तरीका क्या था। जो बच्चों का आकलन जो एनसीएफ 2005 के आधार पर अगर देखें, जो बच्चों का आकलन किस प्रकार से किया जाता है, तो जो ये किया गया था, तो आपको मैं बताऊं तो ये जो किया गया था बेसिकली अगर हम देखें तो दैनिक गतिविधि के रूप में किया गया था। दैनिक गतिविधि के रूप में, गतिविधियों के रूप में, ठीक है, दैनिक गतिविधियों के रूप में इसको किया गया था। तो याद रखिए। अब आपने देखा होगा, मुझे लगता है कि यहाँ पर लिख देता हूँ कि देखें एनसीएफ का पूरा नाम क्या है? अनुमान मुझे लगता है सभी को आता होगा, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क इसका क्या है, फुल फॉर्म है। अब हम बात करेंगे कि जो एनसीएफ है 2005 की जो संचालन समिति का जो गठन किसकी अध्यक्षता में की गई थी, जो अध्यक्षता में की गई थी, तो किसके अध्यक्षता में इसको गठन किया गया था, यहाँ पर लिख देता हूँ। तो ये प्रोफेसर क्या थे, यशपाल के उसमें इसको किया गया था। ठीक है, अब हम बात करेंगे, थोड़ा सा इसको भी ध्यान में लिखिएगा कि एनसीएफ 2005 के अनुसार विद्यालय ज्ञान को जोड़ना चाहिए। किससे जोड़ना चाहिए, ये किस पर बल देता है कि एनसीएफ 2005 कहता है कि विद्यालय ज्ञान को किससे जोड़ना चाहिए। तो मुझे अनुमान लगता है सभी को आता होगा, ये कहता है कि बाहरी जीवन से इसे जोड़ना है। ठीक है, किससे जोड़ना है, आपके बाहरी स्कूली जीवन से जोड़ना है। ठीक है, याद रखिएगा। अब बात करेंगे, ये कहता है कि एनसीएफ 2005 के अनुसार बालक की प्राथमिक शिक्षा की भाषा होनी चाहिए। एनसीएफ 2005 के आधार पर अगर देखें, जो बालक की जो उसकी प्राथमिक शिक्षा की जो भाषा होनी चाहिए क्या होनी चाहिए। देखिए, जो इसमें कहा गया था, तो पहले तो कहा गया था आपके क्या होना चाहिए, स्थानीय या फिर कहें या फिर आपके क्षेत्रीय भाषा में ये भाषा होनी चाहिए, भाषा में कहा गया था। ठीक है, इतना तो मुझे लगता है कि आप सभी को याद हो गया होगा, आता होगा। ठीक है, अब बात करेंगे कि बालकों की शिक्षण प्रतिक्रिया एनसीएफ 2005 के अनुसार कैसी होनी चाहिए कह रहा है। ठीक है, बालकों की जो शिक्षा प्रतिक्रिया एनसीएफ 2005 के अनुसार कैसी होनी चाहिए। तो ये कहता है कि जो रटने वाली जो विद्या होती है, जो रटने पद्धति होती है, रटने की जो पद्धति होती है, उससे मुक्त रहने की ये बात करता है। ठीक है, जो अब देखिए एनसीएफ 2005 बल देता है, किस पर बल देता है, ये स्वयं को करके सीखने पर बल देता है। ठीक है, याद रखिएगा कि ये कहता है कि स्वयं करके सीखने पर ये क्या करता है, शारीरिक रूप में बल देता है। ठीक है, अब हम बात करेंगे एनसीएफ का जो मुख्य सूत्र या शीर्षक है क्या है इसका। अगर हम देखें एनसीएफ का मुख्य सूत्र, मुझे लगता है आप लोगों सभी को आता है, सूत्र क्या है, ये कहता है कि जो इसका मुख्य सूत्र है, शिक्षा बिना बोझ के। ठीक है, याद रखिएगा, ये कहता है कौन सा। अब देखिए, यहाँ कहता है कि एनसीएफ 2005 में गणित का उद्देश्य बताया गया है। गणित के उद्देश्य क्यों बताया गया है, तो ये जो गणित का उद्देश्य बताया गया एनसीएफ 2005 में, ये कहता है कि गणना करने की क्षमता का विकास। ठीक है, इसके लिए ये किया गया विकास के लिए, याद रखिएगा। ठीक, अब बात करते हैं कि एनसीएफ 2005 के अनुसार शिक्षक की भूमिका कैसे होनी चाहिए। तो जो शिक्षक की भूमिका इसमें होनी चाहिए, वो होनी चाहिए आपकी सुविधादाता के रूप में। ठीक है, याद रखिएगा, सुविधादाता के रूप में ये। ठीक है, रूप में। ठीक है, अब बात करेंगे कि किस मंत्रालय की पहल पर एनसीएफ 2005 तैयार किया गया। ऐसा कौन सा मंत्रालय था जिसके आधार पर एनसीएफ 2005 को तैयार किया गया था। तो आपको पता है एचआरडी, जो अगर हम कहें जो मानव संसाधन विकास मंत्रालय, तो इसके आधार पर इसको तैयार किया गया था। ठीक है, तो याद रखिएगा। अब हम अंतिम प्रश्नों की तरफ बढ़ रहे हैं दोस्तों। ठीक है, अब देखिए
ये कहता है कि इसका आंसर दीजिएगा कि, एक मिनट, चलिए ठीक है। अब जो शब्द है जो कहता है कि करिकुलम किस भाषा से लिया गया है, तो करिकुलम जो लिया गया है वो लैटिन भाषा से ये लिया गया है, लैटिन भाषा, ठीक है, इससे ये लिया गया है। तो एनसीएफ का कार्यालय जो कहाँ है, तो नई दिल्ली में है। तो एनसीए जो आरपीडब्ल्यू अधिनियम 2005 में जो निशक्त की कितनी श्रेणियों को सम्मिलित किया गया है, तो आपको पता होना चाहिए उसमें 20 श्रेणियों को, जिसमें अगर कहूँ जिसमें ये विकलांग, ये दिव्यांग अधिकार अधिनियम की अगर हम बात करें तो उसमें 21 श्रेणियों की हमें बीमारियों को इसमें रखा गया है। तो विकलांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम 2016 की जो धारा 25 है उसका संबंध किससे, स्वास्थ्य सेवाओं से इसका संबंध है, तो याद रखिएगा। देखिए कुछ क्वेश्चन मैं आपके सामने रखता हूँ, ठीक है, उसको मुझे बताइएगा कि ये कहता है कि यदि किसी बालक की शारीरिक आयु 10 वर्ष है तथा उसकी मानसिक आयु 13 वर्ष है तो उसकी बुद्धि IQ क्या होगी। मैं ऑप्शन रखता हूँ, 100 होगी, 120 होगी, या 130 होगी, या फिर 140 होगी। तो दोस्तों मुझे लगता है कि आपने कमेंट कर दिया होगा, तो इस कंडीशन में 130 क्या होगी, उसकी IQ होगी, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए ये कहता है कि TAT से व्यक्ति का कौन सा गुण मापा जाता है, TAT से व्यक्ति का कौन सा गुण मापा जाता है, तो ये बुद्धि, व्यक्तित्व, या अधिगम, ये प्रेरणा। तो दोस्तों आपको मैं बताऊं तो इससे व्यक्तित्व का गुण नापा जाता है। देखिए एक प्रश्न और रख देता हूं आपके सामने कि किसी परीक्षण की विश्वसनीयता जितनी अधिक होगी उसकी वैधता होगी सामान्य, कम, या फिर बराबर, या अधिकतम। तो इस कंडीशन में क्या होगा, तो इस कंडीशन में क्या हो गया, उसकी जो विश्वसनीयता जितनी अधिकतम इसकी होगी, ठीक है। अब देखिए अगला प्रश्न है कि शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 लागू किया गया था, किस वर्ष से किया गया था, तो 1 अप्रैल 2010 को इसे लागू किया गया था। और यहाँ पर आप देखिए जो सर्व शिक्षा अभियान के मानकों के आधार पर अगर हम देखें तो प्राथमिक और उच्च प्राथमिक स्तर की कक्षाओं हेतु जो शिक्षक का अनुपात रखा गया था तो वो एक सही 1:40 का अनुपात में ये रखा गया था, तो यह देखिएगा। तो ये प्रश्न कुछ लाया था, तो आई होप यहाँ से आपके क्वेश्चन बनेंगे। अगर आपको ये श्रृंखला अच्छी लगी तो प्लीज़ इस चैनल को भी आप क्या करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही अपने दोस्तों को साझा करें। तब तक के लिए इतना ही, और पेपर के लिए आप सभी को लो गुड लक। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।